अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम हैशटैग सीज़न 1 एपिसोड 7। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। करंटली एचओडी हैं मोनेटाइजिंग के सॉफ्टवेयर हाउस के। इसके अलावा इन्होंने एज अ यूट्यूबर, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ फ्रीलांसिंग भी जो है वो फील्ड में काम किया है। आइए मुलाकात करते हैं मोहम्मद इब्राहिम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि मोहम्मद इब्राहिम की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है जब भी थोड़ा सा मज़ा आता है सोच के मुझे कि जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर मैंने बहुत कम ग्रेड दिए और मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, लेकिन स्टिल मैं जब पेपर्स दिए जब मैंने सेकंड अपना क्लियर किया सेकंड ईयर, तो मेरे मार्क्स बहुत कम और मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया था। और जो मैं एजुकेशन सिस्टम से ना बड़ा डिसहार्ट हो गया था। तो इसमें हुआ ये कि मेरे टीचर्स थे कुछ जो कि मेरे बहुत अच्छे मेंटोर थे, जिनके साथ मैं कनेक्टेड था। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि वो मेरे बहुत अच्छे टीचर जो मेरे साथ कनेक्टेड थे, वो एक अच्छे मेंटोर और समझे मेरे पेरेंट्स की तरह थे। तो उनसे मैंने डिस्कशन किया, थोड़ा सा मैंने अपना दिल का हाल उनसे बयान किया और मैंने उनको बताया कि सर मैं इस तरह से मेरा मार्क्स आए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, मुझे इंजीनियरिंग करनी ही करनी है। तो डिसाइड के इब्राहिम मायूस नहीं हो, तुम कोशिश करो, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तुम जो करना चाहते हो उसके बारे में सेल्फ स्टडी करो और पढ़ो, और जब तक मैं तुम्हें कुछ मालूमात देके बताता हूँ। तो मुझे उस वक्त नहीं मालूम था, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे कॉल किया सेकंड डे और मुझे बताया कि इब्राहिम तुम एक काम करो, तुम गुलशन कैंपस चले जाओ एप्टिक के, और वहाँ पे जाके तुम जो है ना मेरी बात करवाओ। सो मैं कहा कि, और मुझे ये मालूम था कि वो वहाँ पे काम एक्टिव मैंने करते हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैंने पर्सनली मेरा कभी कोई ऐसा जाके सेंटर में इंटरेक्शन नहीं हुआ था बिल्कुल। तो मुझे बस ये पता था कि एक्टिव इंस्टीट्यूट है, लोग पढ़ रहे हैं। एक मेरा कोई अपार्टमेंट का एक बच्चा जा रहा था, तो मैंने उनसे सुना था कि हाँ भाई वो जा रहा है और पढ़ रहा है ना। उस वक्त सी शार्प का उस वक्त दौर था ना, वो उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, 2011-12 के अंदर उस वक्त सी शार्प पढ़ा था। और मैंने कहा हाँ ज़बरदस्त, ये तो अच्छा बताया। उसकी जॉब भी लगी थी एसएसडीसी में, उसके अंदर उसके अब्बू की थोड़ी सी सोर्स या फिर उसका था। लेकिन ये कि मैं इंस्पायर हुआ था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं एडमिशन कैसे लूँ, मुझे नहीं मालूम था। कोई मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, ना कोई ऐसे कज़न वगैरह हैं जो सीनियर जो इस फील्ड के अंदर। कल सर ने मुझे वहाँ बुलाया, मुझे वो सेंटर प्लेसमेंट एप्टिक के प्लेसमेंट सेल मैनेजर थे असर अजीम। बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं अच्छा वो मेरे स्कूल के टीचर भी थे ना, तो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से वो मेरे टीचर रहे थे और मैं उनके साथ इस मेरे मेंटर भी बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने मुझे कहा एडमिशन ले लो। मैंने एडमिशन ले लिया। उस वक्त प्लीज़ मैं क्लियरली बताऊंगा ऑडियंस, क्योंकि हमारी ऐसी है जो कि बच्चे ज़्यादातर हो गए। उस वक्त मेरे पास ये था कि मुझे अपनी ये सोचा था ना, सैलरी मुझे अर्न करना है और मुझे अपनी फीस भरनी है। तो मैंने ये किया था, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था। और क्योंकि मेरा एक्सेल का एक्सपीरियंस था, तो इंटर के बाद मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज एक्सेल पर्सन मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना। वहाँ पे स्टोर मैनेज करता था, एक्सेल पे इन्वॉइसिंग करता था, सारा उनका स्टोर, उनकी इन्वॉइसिंग रिपोर्टिंग एक्सेल पे मैनेज करता था। तो वहाँ से मुझे 4000 अर्निंग होती थी, और उसके लिए हाँ 4000 अर्निंग होता, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरे 11-12 तो वहाँ हुआ ये कि उसके लिए, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत थी। उसके लिए मेहनत ये थी कि मुझे जाना पड़ा था मेट्रोविल, W22 थी, पता नहीं कौन सी, हाँ W22 थी जो कि मुझे लेके जाती थी मेट्रोविल उस वक्त मोस्ट वांटेड एरिया था उस जगह का। वहाँ पे टारगेट भी इनफैक्ट मेरे सामने एक दफ़ा जुम्मे के दिन हो गई थी। मैं अंदर घुसा था मेट्रोविल हॉस्पिटल के, उसके टॉप पे हमारा स्टोर था, और वहाँ पीछे से फायर हुआ। मुझे पता चला कि किसी बंदे को मार दिया, और वो नीचे मेट्रोविल हॉस्पिटल में नीचे इमरजेंसी में ही आया था। बड़ा था ऐसा सिनेरियो, लेकिन बस ये था कि मुझे काम करना था। मुझे नहीं पता था कि बस मुझे काम करना था। मैं जाता था मेट्रोविल हॉस्पिटल बस में, और वहाँ पे जाता था फिर अपने वालिद के साथ वापस मुझे। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद हम वहाँ से हुआ ये कि एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने 1 साल तक काम किया वहाँ पे। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी सैलरी इंक्रीज कर दें, मुझे अपनी फीसें भरनी होती हैं। और मैंने डिस्काउंट लिया हुआ था, लेकिन स्टिल मेरा अपने खर्चे थे, जाना आना, मैं चिंची वगैरह में जाते थे, मुश्किल होती थी।
खैर वहाँ से फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मुझे एक और जगह जॉब लगी जो कि मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग थी करियर की, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें सपोर्ट स्पेशलिस्ट लग गया था एक कंपनी के अंदर वहाँ पे। लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत होती थी मुझे मैं शेरटन, रामादा, पीसी, कभी हमारे पास जो डॉलमॉन वो है क्लिफ्टन है, वहाँ पे जाना पड़ता था रात को, दिन में कभी भी वो बुला लेता था। बाय बस ट्रैवल आप करते नहीं उस वक्त तक तो बाइक ले ली थी, अब मैंने बाइक दिला दी थी क्योंकि स्टार्टिंग में फिर पहले जब मैं सपोर्ट करता था बुगी बाइक लेके जाता था, फिर उसके बाद अब उन्होंने मुझे बाइक दिला दी थी। लेकिन स्टिल वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बहुत इतना वो नहीं था कॉन्फिडेंट कि इतनी देर रात को लॉन्ग रूट पे जाऊँ। जाना बिल्कुल फिर हमने घर शिफ्ट किया था हम दूर। खैर बड़ी स्ट्रगल थी वो, और कुछ टाइम के बाद मैं उन्होंने मुझे कुछ ऐसा काम दिया बाजार जाके चीज़ लेके आने का, एक डिवाइस लेके आने का, तो मैंने उनको मना कर दिया और ये बगैर सोचे कि मेरा क्या होगा आगे, मैं कैसे अपनी फीसेस भरूंगा, मैंने बस क्विट कर दिया। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ था कि मैं कॉन्फिडेंट था उस वक्त तक, क्योंकि मैंने अपनी जो एप्टिक के सेकंड सेमेस्टर तक मैंने जो अपनी इल्म हासिल किया था एप्टिक के अंदर, जो मेरे टीचर थे सर यासिर अमीन के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था मैं कि मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स अकेला करता था। एक्सेल में मेरी कमांड वैसी थी, तो एक्सेल का जो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा वो मेरे बहुत अच्छे से निकला था। और आखिरी प्रोजेक्ट भी मैंने फर्स्ट स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी मोबाइल एप्लीकेशन की, वो भी बहुत मेरे लिए बहुत मतलब एहसास की बात थी। मैंने खुद बनाई थी अकेले, 3 बच्चों का प्रोजेक्ट था लेकिन मैंने अकेले बनाई थी और वो मैंने क्लियर कर ली थी। मज़े की बात वहाँ से स्टार्ट हुई जब मैं जॉबलेस था और जो मेरी सेविंग्स थी उससे मैं फीस भरा था और मेरी मेरी आई थिंक 2 महीने की फीस पेंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव वालों ने मुझे किया था कि उन्होंने कहा था ठीक है आप भर देना, आप कंटिन्यू करो। तो सेकंड प्लेसमेंट सेल वहाँ पे प्लेसमेंट सेल हमारा था एप्टिक का अभी भी है, तो उससे मेरी जॉब लग गई। तो और वो एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर वहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी जो मैंने पीएचपी की स्टार्ट की थी 2013 के अंदर। वो मेरी पीएचपी की जॉब थी, इसमें मुझे कुछ नहीं आता था, मैं फुल स्टैक डेवलपर की तरह काम कर रहा था वहाँ पे। और स्टार्टअप कंपनी थी तो मैं अकेला बैठ के पूरे सारे प्रोडक्ट देखता था। और मज़े की बात ये थी कि वहाँ से मेरा एक्सपोजर ऐसा हुआ कि वहाँ के क्लाइंट्स मैनेज करने थे, कम्युनिकेशन भी मैनेज करता था मैं, और वहाँ पे प्रोजेक्ट भी मैनेज करता था, डील करता था प्रोजेक्ट में। और एडवांस लेवल पे मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, बच्चों को हायरिंग की और हर जगह ऐसा करना हुआ कि क्योंकि था कि भाई स्ट्रगल करनी है, सैलरी भी कम हुई, पहले गया था वहाँ पे 10 पे, फिर 15 हुई, फिर उस ऑनर ने कम कर दी 10, वापस 10 कर दी। और मैंने कहा नहीं मुझे काम करना है ना, बस मुझे काम करना है, बस मुझे नहीं पता 10 आ रही है ना, बस 10 भी इनफ है, मेरी फीस निकल जाती है, मेरे खर्चे निकल जाते हैं, बस काम करना था। रातों को 2-2 बजे तक वहाँ पे बैठे डिप्लॉयमेंट दिए, क्लाइंट क्योंकि क्लाइंट होते थे बाहर के, उनको अचानक से रिक्वायरमेंट आती थी तो लेट बैठते थे और दिन में ये होता था कि अपने काम मैनेज करने के साथ साथ इंटरव्यूज भी करते थे और अपनी फील्ड से हट के भी इंटरव्यूज करते थे। और वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। वहाँ का जो ऑनर था हमारा हमारे साथ थे हमारे साथ, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से जब मैंने छोड़ा वहाँ पे मेरी एक और कंपनी में जॉब लगी, वो भी स्टार्टअप था। मज़ा यही हुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मज़ेदार चीज़ कि मैंने स्टार्टअप के स्टार्टिंग में काम किया जिससे मैं ऑलराउंडर बनता गया। ऑलराउंडर बनता गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार निकलते ही ग्रेजुएट होते ही कोई अच्छी जगह पे जाना है और कोई स्किल्स थोड़े से आ जाते हैं तो बहुत अच्छी जगह पे जाना है, बड़ी कंपनीज में जाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो मेरे स्टार्टअप के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था उससे मैं इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा आप लाइक पॉलिश हो गए, इतने ज़्यादा आपको रगड़ा गया कि आपके अंदर की जो स्किल्स है ना वो बाहर है, आप असल पोटेंशियल आपका बाहर आता है। तो वहाँ से मैंने पीएचपी, वर्डप्रेस, डेटाबेस अलग से, फिर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, फुल स्टैक, बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, पता नहीं क्या-क्या टेक्नोलॉजी चीज़ें ना वो सब करनी पड़ी। क्योंकि क्लाइंट रिक्वायरमेंट आती थी, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली सारे प्रोजेक्ट मैनेज करने होते थे, वो सब सीख ली। और मार्केट के अंदर बहुत कम लोगों को भी पता था। तो क्योंकि बाहर की कंपनीज जो बाहर जो काम आता है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ आता है। तो फिर उसके बाद एक कंपनी में काम किया, वहाँ पे सिंगल हैंडेडली काम किया, वहाँ पे भी हायरिंग्स करी, वहाँ पे भी। और फिर ये एक सिनेरियो ऐसा बनता गया जिस दिन कंपनीज के साथ मैं काम करता गया स्टार्टअप कंपनीज के साथ, और वहाँ पे जूनियर होता था लेकिन सारे टास्क मुझे ही करने होते थे, इंटरव्यूज वगैरह। तो इससे मुझे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई इंडस्ट्री के अंदर। अब आप समझिए ना कि बच्चे ग्रेजुएट हो रहा है, वो इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं, अब और इंटरव्यूज के आने के बाद आप उससे मिल रहे हो, कुछ पोटेंशियल को आपने हायर कर लिया और कुछ को नहीं कर सके, बहुत मुश्किल होता है।
फिर उनसे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आपको लोग पहचानने लगते हैं, वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं किसी तरीके से, किसी को नंबर से हो जाता है, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, कनेक्ट होते गए, उससे मेरी एक समझें कनेक्टिविटी बढ़ती गई। और फिर उसके बाद मैं सीनियर डेवलपर की पोस्ट पे गया कंपनी के अंदर, वहाँ पे मैंने फिर फ्रेमवर्क्स पे काम स्टार्ट किया, और जैसे जैसे काम आता गया करते गए, थोड़ा टफ स्टार्टिंग में लगा क्योंकि कोर पीएचपी का था, फिर कोऑर्डिनेटर वगैरह पे शिफ्ट हुआ था, वो किया। फिर एक कंपनी थी माइंड एक्वा के नाम से, तो वो क्योंकि उससे मेरी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से एक्सपोजर मेरा इंक्रीज हुआ, और बहुत ज़्यादा फिर मेरी जो है कनेक्टिविटी फैल गई, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, बिलीव मी, हमने एक महीने में 400 इंटरव्यूज़ तक भी किए, क्योंकि हमें टीम एक्सपेंड करनी थी, और हमें जो पोजीशन चाहिए थी उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो ऐसी थी कि हमें कंपनी की भी बजट को देखना था, और वो हमें रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी थी, जिसकी वजह से होता ये था कि एचआर कहता था नहीं आपने ना वही रेंज में बच्चा चाहिए, हम कहते थे नहीं भाई बच्चा ढूंढना बहुत मुश्किल है इस रेंज में, और आपको सीनियर पोजीशन मिलेगी। खैर मगर सही बताऊं तो एक थोड़ा साठ भी हुआ था बच्चों से, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएट हो गए आपसे, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता था, हैंड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता था। आप मुझसे पूछो कि आपने डेटाबेस में ये किया है, कहते नहीं सर नहीं किया, तो हम पूछते थे बेटा ये तो सिर्फ बेसिक सिलेक्ट की क्यूरीज हैं, कम से कम ये तो आनी चाहिए आपको, सर नहीं किया। अच्छा स्टोरेज स्टोर प्रोसीजर के बारे में पूछ लिया, सर नहीं पता, कुछ नॉलेज है, सर नहीं है, क्या करते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बेटा ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, इसके लिए तो आपको नहीं रख सकता, आपको कुछ और आता है कि मैं अगर आपको हायर कर लूँ तो मुझे बताओ कि बच्चे में पोटेंशियल है, तो उसमें कुछ कुछ तो इसको नॉलेज है इतनी कि वो अपडेटेड है मेंटली तौर पर भी कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे को भी नल्ले आते थे बहुत सारे, और इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने पड़े एक महीने के अंदर, तो और अपना काम भी देखते थे। वहाँ पे भी यही हुआ कि हमें ओवर टाइमिंग करना पड़ा, 12-12 घंटे 13-13 घंटे हम लोग कंपनी में होते थे। वहाँ पे मेरी आपका एक स्टूडेंट है उमर फयाज, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। हुआ ये था कि वो हमारे पास आया था लेके सीवी, और वो बच्चा ऐसा था उस वक्त, मैंने उसको वो मतलब एनर्जी बहुत थी, मैंने उसको काम दिया कि यार ये कर लो, और वर्डप्रेस का एक छोटा सा मैंने कहा मुझे डिज़ाइन है इसको लेके ना तुम डायनेमिक कर दो, कैसे भी कर दो, मुझे उस करके दिखा दो। उसने कहा ठीक है कर दूंगा, मैंने कहा कर लो। उसके कहने लगा कि सर मुझे जो है ना इंटरनेट मिल जाएगा, तो यार वैसे मिलता नहीं है, लेकिन चलो तुम ले लो, लेकिन मैं टाइम आधा कर दूंगा। सर जी मैं कर दूंगा। मैंने कहा चलो अगर इसको लगता है ये कर सकता है, इंटरनेट से भी कर सकता है ना, तो ठीक है भैया हम भी इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, करके दिखा दो। मैं इसको टेस्ट दिया और मैं अपने काम पे लग गया। 1 घंटे बाद में आया, इसने मुझे दिखाया सर मैंने ये कर दिया, अब बस ये बाकी है, ये नहीं हो रहा, मुश्किल में फंस रहा हूँ, मैं कर दूंगा आपको, और टाइम दें। और टाइम ले लो, थोड़ा और टाइम लिया, फिर उसने थोड़ा और कर लिया। मुझे लगा कि हाँ यार ये बच्चा पोटेंशियल है, इसमें एनर्जी बहुत थी। और जब मैंने सिर्फ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस किए तो वो उस लेवल पे ना था एक्सपोजर इसका, मैं उसको हायर कर लेता, और अभी वो बच्चा बहुत 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 अच्छा जो है वो काम कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरह से मेरी जो है ना लोगों से फिर, और वहाँ पे मेरी टीम बहुत अच्छी बिल्ड हुई। मेरे साथ शर्जील मेरा दोस्त मेरे साथ ऐड हुआ, सोहेब ऐड हुआ, ये उमर वो ऐड हुआ, और बिलाल, मतलब वहाँ पे हमने क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए थे और बड़ी टीम बना ली थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बन गई। तो आगे जिस तरह चाहता कि दूसरी कंपनीज में वहाँ पे भी अच्छी पोर्टफोलियो बना और वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ किया। अभी मैं एचओडी एज ए सॉफ्टवेयर एप्स काम कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग में, और यहाँ पे टीम बिल्ड करना, प्रोजेक्ट्स देखना, और प्रोजेक्ट्स को हर एरिया में देखना, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, सर्वर इंस्टॉलेशन, और ये हर चीज़ ये हम देख रहे होते हैं। ये मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी है, जो कि बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह थी, और अब अलहमदिल्ला चीज़ें बड़ी सेटल्ड हैं और कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे आ गया। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मोहम्मद इब्राहिम की, कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह वो इस मुकाम में मौजूद हैं। दो चीज़ें मोहम्मद इब्राहिम की स्टोरी से जो हमें सीखने में मिलती है, ये कि उन्होंने लर्निंग नहीं छोड़ी है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अभी तक जिस मुकाम पे मौजूद हैं, ये अपना लर्निंग पेस जारी रखे हुए हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं। और यही आज मैं नई जनरेशन को भी बोलूँगा कि अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को जो है वो हमेशा कंटिन्यूटी लगे, कभी भी उस पर डॉट स्टॉप ना लगाएं। सेकेंडली ये कि अभी हमारी ऑफ द कैमरा इब्राहिम से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ डिस्कस किया था एंड्रॉइड पाइथन कम्युनिटी के बारे में, ये इसका एक पार्ट भी रह चुकी है, तो आइए मालूम करते हैं कि एंड्रॉइड पाइथन कम्युनिटी है कैसे। सर एंड्रॉइड पाकिस्तान कम्युनिटी बेसिकली मेरा और मिस्टर यासिर का एक आइडिया था।
हमने एप्टिक में रहते हुए ही, जब हम एप्टिक में थे तो हम एप्टिक में ही रहते हुए हमने एक कुछ कम्युनिटी स्टार्ट की थी। जैसे हमने ऐसे ही नाम रखा था, जैसे वहाँ पे बच्चों के साथ या ऐसे एंड्रॉइड कम्युनिटी है वो पहले हमने करते रहे, सेशंस करते थे एंड्रॉइड एक्टिव गुलशन के अंदर। और वहाँ पे होते थे तो हमें भी मज़ा आता था, हम लोग भी प्लान करते थे और पूरा मैनेज करते थे, अपने खर्चे पे हर चीज़ करते थे और उसके लिए प्लानिंग्स करते थे। तो फिर जब मैंने वहाँ से ग्रेजुएट कर लिया टेक से, उसके बाद मेरे सर ने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अंदर एंड्रॉइड कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो कि एंड्रॉइड को रिप्रेजेंट करती है, तो क्यों ना हम एक कम्युनिटी बनाते हैं। मैंने कहा बेस्ट है, स्टार्ट करते हैं। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मतलब मिड लेवल पे था अपनी करियर के, और वहाँ पे मैं डेवलपमेंट कर रहा था फुल स्टैक। और सर मेरे जो है वो एंड्रॉइड में अच्छी पोजीशन में थे, तो हमने पहले माजू में किया था एक इवेंट, सबसे पहला जो मुझे याद है, उसमें मेरी पिक्चर्स वगैरह सबके साथ। वहाँ से जो एमनेट पाकिस्तान कम्युनिटी स्टार्ट हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेली टेक में इवेंट किया है, हमने 10 प्लस में इवेंट किया है, दादाबाई के अंदर इवेंट किया है हमने, 2-3 इवेंट किया दादाबाई के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और सारा का सारा खर्चा हम खुद उठाते हैं। इसके अंदर हमारे पास हैदराबाद से भी बच्चा आता है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एरिया से लोग हमें जानते हैं, डिफरेंट और कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम जो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं ना उनको हम लेके आते हैं मार्केट के अंदर, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनके ऊपर सेशंस होते हैं। जिस तरह मैंने बताया, मैंने वो जमात के बारे में आपको बताया था, उनको हमने बुलाया था। हमारे पास डिफरेंट और लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, जिसमें हमारे पास और भी ट्रेनर्स हैं, यूसुफ भाई थे हमारे पास, मतलब बड़ी कंपनीज के जो मतलब स्टार परफॉर्मर्स होते हैं ना, और जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड्रॉइड के लिए, हम उनको बुलाते थे और उनके साथ काम करते थे। और डिफरेंट कम्युनिटी, जैसे जी कोलाची है जो उसके कम्युनिटी के हेड्स हैं, हमने उनको बुलाया था। तो 10 प्लस में हमारा बहुत अच्छा इवेंट हुआ था 2019 में, जब लॉकडाउन होने वाला था, और हमारा लास्ट इवेंट हुआ था दिसंबर में। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम एंड्रॉइड के टॉपिक्स लेके आते हैं मार्केट के अंदर और फ्री सेशंस करवाते हैं, और उसमें गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, और बच्चे जो है ना उसमें इंटरेक्ट भी करते हैं, एंड्रॉइड की कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो अभी हम स्टिल जो है एक प्लान कर रहे हैं इवेंट, तो मेरे टीचर के साथ, तो जैसे ही हम प्लान कर लेंगे फाइनल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। और अच्छा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोहम्मद इब्राहिम मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, तो एज अ यूट्यूबर तो इनका जो एक्सपोजर रहा है, तो उससे मालूम करते हैं कि एज अ यूट्यूबर इनका किस टाइप ऑफ कंटेंट हुआ करता था, क्या था यूट्यूब? सर यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने अपने कैरियर के एक स्टेज आया था जिसमें मैं जॉबलेस हुआ था। और जॉबलेस इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ करना था। मैं थोड़ी बहुत सेविंग्स करके ना मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है। अब मैं पीएचपी तक आ गया हूँ, वर्डप्रेस तक कर लिया है, मैंने कहा नहीं अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अपने लिए बनाना है। तो मैंने सोचा कि बस अपने लिए कुछ बनाते हैं और कुछ डेवलप करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने सेशंस अटेंड किए थे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन टॉक्स वगैरह देखी थी डिफरेंट डेवलपर्स की, बाहर के लोगों की। मैंने सोचा आप अपना ब्रांड बनाते हैं, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। ब्लॉग अपना वर्डप्रेस पे कस्टम ब्लॉग बनाया और मैंने उसमें अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। यूट्यूब चैनल के अंदर सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग करी, और मेरे पास जो लैपटॉप था इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें बहुत देर से रेंडरिंग होती थी और उसकी जो वीडियो एडिटिंग है बहुत मुश्किल थी। उसमें पहले मैंने ब्लॉग किया, फिर उसके बाद मैंने उसमें टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन दी। और क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त नहीं था, लेकिन फिर मैंने ये किया कि मैंने सोचा कि मैंने थोड़ी मोटिवेशन टॉक्स देखी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एग्जीबिशन थी एक्सपो के अंदर, वो टैलेंट एग्जीबिशन थी और जॉब एग्जीबिशन थी, जॉब फेयर था। वहाँ गया, वहाँ पे जितनी बड़ी कंपनीज आई हुई थी और जो एचआर के लोग आए थे उनसे मैंने इंटरव्यूज किए। उनको मैंने रीच किया और उनसे कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, मुझे ये बताएं कि जो इतने सारे बच्चे आपके पास आते हैं उनमें क्या लैकनेस होती है, क्या आप उसमें फाइंड करते हैं, और मार्केट के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों में नहीं होती और आप ढूंढ रहे होते हैं। अगर वो टैलेंटेड होते भी हैं तो कहाँ लैक कर रहे होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, बहुत काफ़ी लंबा है। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मेरा यूट्यूब चैनल है इब्राहिम चैनल के नाम से, सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने इस तरह की वीडियोस डाली हुई है, वहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं वर्डप्रेस के लिए। मैं वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा मैंने काम किया था, तो उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने डाले हुए हैं, जो कि बच्चों को नहीं मालूम होते। बहुत सारे जो वर्डप्रेस पे काम करते हैं सीरियसली नहीं मालूम होते, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज किए बच्चों के, तो मुझे मालूम है कि वो बच्चों को नहीं मालूम है। वो मैंने डाले हुए हैं, ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं। मैंने अभी गूगल का एक इवेंट, क्लाउड सीको का एक था इवेंट, उसमें मैंने पार्ट लिया था।
लॉकडाउन के अंदर, तो उसकी मैंने इवेंट वो डाली हुई है, छोटे ट्यूटोरियल्स के साथ गूगल पे अपनी साइट होस्ट कर सकते हो गूगल क्लाउड पे। तो वो मेरा बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहा होता हूँ और बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं। मैंने उसमें किस तरह से उसको एसईओ करना है, किस तरह कंटेंट बनाना है, किस तरह टैग्स डालने हैं और किस तरह उसका बैनर पोस्ट वगैरह बनानी है, वो सब मैं कर रहा होता हूँ। मेरा चैनल है और फिर मेरा फेसबुक पेज है, फिर मेरा इंस्टाग्राम है, तो इसमें ब्रांड बना रहा हूँ मैं। तो वो मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था और अब भी वो चल रहा है। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, अभी करंट मार्केट टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में इन है, जो अपकमिंग फ्यूचर में जो है वो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? अच्छा, ये बात मैं करने से पहले ये बताऊंगा कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो मैं बात करने वाला हूँ, कितनी ऑथेंटिक है, पहले मैं ये बता दूं। रिसेंटली मेरे जो ऑनर है कंपनी के, उन्होंने मुझे एक पोस्ट शेयर किया, एक पीडीएफ। वो पाशा का एक रिसर्च पीडीएफ था, क्योंकि हमारी कंपनी पाशा के साथ कनेक्टेड है। तो मेंबर ऑफ पाशा है, तो उन रिसेंटली जो सर्वे हुआ था पाशा का, वो उन्होंने हमसे शेयर किया। उसके अंदर हमारे पास जो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। सर, यकीन करें या ना करें, अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चा जो है जावास्क्रिप्ट का शौक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उन्होंने यही बताया उसके अंदर कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और बच्चे इस वक्त अभी बहुत कम है। अगर बच्चे अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, उन्होंने एक ग्राफ बताया हुआ है वो कि इतने टाइम तक हमारे पास जावास्क्रिप्ट बूम में है। और वो आई थिंक इनफ है, वो एक रिसर्च होती है, उसके बाद फिर नई रिसर्च करेंगे तो फिर वही टेक्नोलॉजी जो आ चुकी होगी। लेकिन जावा जेएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, और फिर उन्होंने एक जैसे पीएचपी लारावेल फ्रेमवर्क है, वो हमारे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। और इसके अंदर फिर पीएचपी के अंदर फिर वर्डप्रेस वगैरह भी आ जाता है। तो पीएचपी लारावेल के जो बच्चे हैं वो बहुत रिक्वायर्ड है। हमारे पास जेएस और जो लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर नोट सबसे टॉप पर है। हमारे पास फ्लटर टॉप पर है रिक्वायरमेंट के अंदर। और फिर हमारे पास आ जाता है रिएक्ट, फिर एंगुलर जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है ये। फिर एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट है, फिर iOS की रिक्वायरमेंट है। इस तरह हमारे पास रिक्वायरमेंट है बच्चों की। और इन सब के अंदर जो चीज़ एक कॉमन आती है, वो होती है डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग। तो डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों में लाजमी होनी चाहिए जब वो इस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो। तो इसमें आपके या तो मोंगोडीबी आ जाता है, या तो उनके इसके अंदर माइस्क्ल आ जाता है, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, एसक्यूएल लाइट हो जाए, जो भी लोकल कोई भी आप डीबी यूज़ करें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया आपको, ये सर्वे से मैंने उठाई है और मुझे याद है वो टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग पे है। तो बच्चों को चाहिए कि वो सीरियसली मार्केट में फॉरेन जॉब हासिल करना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन को कैश कराना चाहते हैं, लेकिन हम डिग्री इसीलिए करते हैं सर तो कैश कराएं, क्योंकि बड़ी महंगी हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब मिले ताकि वो डिग्री के पैसे कमाएं। तो ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इन्हें सब फॉर श्योर काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ सर ने बताई है। जावास्क्रिप्ट मार्केट में बहुत इन है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी के बारे में सर ने बताया कि इन फ्यूचर कौन सी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में जो है वो रूल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, जो हमारा यूथ है जो आईटी सेक्टर में आना चाहता है, जो ऑलरेडी अभी आईटी सेक्टर में मौजूद है, जो पढ़ रहा है, उनका आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे हैं और इसलिए हैं क्योंकि मैं खुद इन बच्चों के साथ डेली मैं इंटरव्यूज करता हूँ। तो इनकी जो वाइब्स होती है ना, ये लोग अलग अलग जगहों से पढ़ पढ़ के आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग कंपनी से आते हैं। तो उनकी जो वाइब्स होती है ना, मैं महसूस करता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो किस ट्रेंड से आ रहे हैं, वो क्या पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने कितना अपने आप को लिमिट किया हुआ है, मार्केट में क्या चला है और वो कहाँ पे है। तो मैं इसमें थोड़ी डिटेल बात करूँगा। टाइम है ना सर हमारे पास? ठीक है। सबसे पहले तो इन बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, सीनियर रिसोर्सेज में हर कंपनी कहती है सीनियर रिसोर्स चाहिए। और उन बच्चों के लिए जो मिड लेवल पे या जूनियर लेवल पे होते हैं, उस पोजीशन को लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो उन जगहों पे अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया होता, तो उनको वो जॉब नहीं मिलती। क्योंकि यकीनन जूनियर या मिड लेवल से ही बच्चा सीनियर पे जाएगा। जब कंपनी उसके लिए इंटरव्यूज कर रही होती है, तो वो यकीनन वही देख रही होती है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा सीनियर ही हो तो सीनियर पोजीशन पे है। वो देख रही होती है कि मिडिल लेवल पे भी है, लेकिन उसका एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि वो सीनियर के लिए मैच करता है, तो उसको हायर कर लेती है। तो कुछ चीजें जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा मिसिंग होती हैं, वो मैंने पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहले होती है उनकी गिट प्रोफाइल। गिट की प्रोफाइल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी से उसको बहुत गौर से देखती हैं, आपके कितने आपने प्रोजेक्ट उस पर रखे हुए हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप उस पर पुश करते हैं कोड, कितनी ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूशन की हुई है। अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया गिट पे, और गिट के इवेंट्स हो रहे होते हैं गिटहब के।
उसमें पार्टिसिपेट करना, उसकी गाइड इतनी ज़्यादा आ गई है इंटरनेट पे कि बच्चे आराम से उसको सीख के किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने अच्छे नाम जो है बनाए हैं। फौजाद करीम को मैं आपको बता रहा था, उनको उनकी गिट प्रोफाइल और उनकी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की वजह से फेसबुक की तरफ से ऑफर आई थी, लेकिन उनको क्योंकि मूव ऑन करना था, लाइक वहाँ पे शिफ्ट होना था, उन्होंने कहा था, तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि नहीं, मैं पाकिस्तान में रहता अपनी फैमिली के साथ रहकर काम करूँ। लेकिन उनको अभी भी अप्रोच होती है, और वो जीडीजी हैं, पाकिस्तान में रहते हुए गूगल के कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। गूगल के जो एंड्रॉयड कम्युनिटी है, एंड्रॉयड की जीडी है, तो जो भी लेटेस्ट बिल्ड आती है वो उनके पास आती है, वो बीटा टेस्ट कर रहे होते हैं, और जो भी लेटेस्ट फीचर आता है वो उनके पास आता है। तो वो देखें आप, उनकी इस तरह अच्छी प्रोफाइल है, बच्चों की ये नहीं होती। दूसरा, बच्चे जो क्या करते हैं कि एक पैसे कमाने की दौड़ में लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं, वो अपने लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, उनके अपने पोर्टफोलियो नहीं होता। कम से कम कोशिश करें कि आपके नाम की ना वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने डोमेन जाकर चेक करना है, अभी मेरे इस इंटरव्यू के एंड होने के बाद, या अभी जाएं, टैब ओपन करें, अपने नाम को सर्च करें, क्या उसका डोमेन अवेलेबल है। कितना महंगा नहीं है, 1700 रुपये का डोमेन लोकल अवेलेबल होता है, 1700 साल के 1700। जाएं फौरन उस डोमेन को एक्वायर कर लें, उसके ऑनर बन जाएं, और भले आप उस पर अभी पोर्टफोलियो ना डालें, लेकिन कम से कम उस डोमेन को रख लें, एक स्टैटिक टेम्पलेट उठाएं, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करें और वहाँ पे वो रखें। यकीन करें, गूगल जब आप उसको पढ़ा होगा ना, तो एक तो उसका आपकी नाम टॉप पे आएगा, दूसरा आप उस लिंक को उठा के अपनी डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट प्रोफाइल्स में जाके कनेक्ट कर सकते हैं, आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हर उस जगह कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप समझते हैं इंप्रेशन अच्छा कर सकते हैं, आपकी सीवी में ऐड कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, हर बच्चे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई जाती है। सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए, आपने सीवी में तो लिखा हुआ है आपको आती है, लेकिन क्या किसको कैसे पता चलेगा कि वो आपको आती है? क्योंकि आप जूनियर हैं, आपने अपनी जॉब अप्लाई की है और आप ये बोलेंगे मुझे आती है, तो बहुत दफा ऐसा होता है, अच्छा कंपनीज जो है वो क्वेश्चंस करती हैं और वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस करती हैं बड़े, तो बच्चों को उस वक्त आता नहीं क्योंकि उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया था। तो अगर आप 1700 रुपये का डोमेन उठाएं साल का, उस पर अपनी स्टैटिक वेबसाइट रखते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, इतने पैसे तो हमारी खर्ची में साल में हो ही जाते हैं सर, कि वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट रखें। दूसरा, बच्चों का उन्होंने ब्लॉग्स नहीं लिखे होते हैं, कम से कम कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ब्लॉग्स लिखें, कम से कम रीडिंग ज़रूर करें, और अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो स्टैक ओवरफ्लो पे अपनी आईडी बनाएं, जहाँ से बहुत ज़्यादा कॉट अपना छापते हैं, कम से कम वहाँ पे जाकर अपनी आईडी बनाएं और वहाँ पे इस एक जगह सीखें, कहीं और क्वेश्चन मिले सेम तो जाके वो भले सेम आंसर पेस्ट कर दें, उसको गाइड कर दें या रेफरेंस दे दें, तो कम से कम इस तरह की अपनी अप्रोच बनाएं। ये भी आपकी सीवी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कम से कम क्वेश्चंस को आंसर कर दें। हर जगह दुनिया में अगर बच्चा HTML सीख रहा है तो वही HTML जो आप पढ़ रहे हैं। मैं अगर फ्रेमवर्क की बात करूँ तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें होती हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सेम होती है, तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है स्टैक ओवरफ्लो पे, उसमें जाके कंट्रीब्यूट करें, आपकी पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा, कम से कम दिखाने के लिए कुछ होगा किसी को। तो बच्चे इस चीज़ में बहुत सर मुझे लगता है कि पीछे हैं। दूसरा, आपकी अपने पर्सनल ब्रांड को बनाएं, अपने पर्सनल ब्रांड को इस तरह बनाएं कि जिस तरह आपकी मैंने बताया वेबसाइट बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, और कम से कम कुछ ऐसी वीडियोस डालें जो आपको पता है कि आपको काम आता है, डाल दें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया था, वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे, तो मैंने, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता था कि हमारे पास एक कंपनी में मैं था, वहाँ पे 200 वेबसाइट्स थी, वो मैनेज कर रहा था। तो वेबसाइट फर्स्ट टाइम ऐसा ऐसा हुआ कि अचानक से ना वो सीरिया का एक फ्लैग बना हुआ आ गया और कुछ कोड लिखे हुए आ गए। मुझे नहीं मालूम था ये क्या चीज़ है, लेकिन जब मैंने जाके सी पैनल पे जाके चेक किया, मैंने कहा यार ये तो मेरी फाइल ही चेंज हुई है, इंडेक्स डॉट PHP। बेसिकली मैंने थोड़ी रिसर्च की, मुझे पता चला कि ये होती है डीफेसिंग, ये हैकिंग की एक टर्म होती है, इसको डीफेस कहते हैं। वो कोई शेल अपलोड करके या किसी तरीके से आपके जो पेज होता है, मेन पेज HTML का या PHP का, index.html index.php का, उसको चेंज करके अपना पेज लगा लेते हैं, वो उसको डीफेस करते हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लगे और वर्डप्रेस पे ज़्यादा होने लगे, क्योंकि वही प्लगइन का वगैरह का मसला होता है। तो वहाँ पे फिर मैंने रिसर्च करी, वर्डप्रेस सिक्योरिटी सीखी, समझी, और उस पर वीडियो बना ली, इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत हो तो मुझे मिल जाए। तो कोई भी आप चीज़ सीखें उसकी वीडियो बना लें, कोई चीज़ नहीं सीखें तो उसकी वीडियो बना लें।
एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है जो कि आपको कनेक्ट करती है दुनिया के डिफरेंट डेवलपर से और आपके पोर्टफोलियो और बूस्ट करती है, वो है आपका ट्विटर अकाउंट। ट्विटर अकाउंट पे जाएँ, तमाम उन लोगों को फॉलो करें जो लोग नासा से कनेक्टेड हैं, जो लोग टेस्ला से कनेक्टेड हैं, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो एंड्रॉइड के लिए काम कर रहे हैं, उनसे कनेक्टेड उनको फॉलो करें और कोई भी चीज़ बनाए ना, अगर कोई आंसर हो, कोई क्वेश्चन पूछना तो डायरेक्ट उनसे भी पूछ सकते हैं। वो लोग इंसान है, वो लोग रिप्लाई करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने लॉकडाउन में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि बच्चों ने नासा के किसी कुछ रिसर्च सेंटर्स पे जाके कुछ ट्विटर के थ्रू क्वेश्चन किया। नासा की तरफ से उनको रिस्पॉन्स आया और आई थिंक उन लोगों की तरफ से आया जो कि वहाँ स्पेस में थे। स्पेस सेंटर से उन्होंने रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान के ही बच्चे थे। तो आई थिंक बच्चों को उस तरह रीच करना, वो तो अभी पढ़ा रहे हैं वो छोटे बच्चों को, तो उस तरह रीच करना नहीं आता, तो काइंडली ट्विटर पे जाएं और जैसे कि टिकटॉक यूज़ करते हैं, दबा भी यूज़ करते हैं बच्चे, ट्विटर पे जाएं, उसको अपना टिकटॉक बनाएं, वहाँ पे जाएं, पोस्ट करें, टेक्नोलॉजी को पोस्ट करें, कुछ नई चीज़ सीखिए उसको पोस्ट करें और एक ट्रेंड फॉलो करें, 100 डेज ऑफ कोड, ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है, उसको फॉलो करें क्योंकि वो वहाँ पे ना बड़े-बड़े लोग आते हैं, बड़े-बड़े डेवलपर्स आते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें। तो वो स्टार्ट करें, डेली कोड करें, गिट पे पुश करें और आज क्या सीखा वो ट्विटर पे डालते रहें और गिट के प्रोफाइल के साथ। एक टाइम आएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्विटर का जो अकाउंट होगा वो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि यार मेरा ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका है, मैं कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करूँगा ना तो वो कम्युनिटी देखेगी, बहुत सारे लोग देखेंगे। इस तरह अपनी टेक्नोलॉजी की प्रोफाइल को बनाएं और फिर अपनी सीवी इंप्रूव करें। ये सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको सीवी में डालनी चाहिए और फिर अपनी सीवी इंप्रूव करें। ये सारी चीज़ें उठाएं और सीवी में डालें। किसी को नहीं जो है ना फ़र्क पड़ता कि आपने उसमें अपना स्टेटस क्या लिखा हुआ है, मैरिड है, अनमैरिड है, आपकी बर्थडे क्या है, आपका एनआईसी क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका नंबर क्या है, कुछ भी नहीं। आपका एड्रेस सीवी में कोई नहीं देखता। हम ये देखते हैं कि भाई इसने सबसे पहले ये नहीं देखते पढ़ा कितना है, क्योंकि हमें होता है काम। तो अभी टेक्नोलॉजी का ट्रेंड इतना बढ़ गया कि हम देखते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे क्या काम किया, किस टेक्नोलॉजी पे क्या प्रोजेक्ट बना है, कितनी कंट्रीब्यूशन है और सीवी कितनी स्ट्रांग है काम से रिलेटेड। एजुकेशन फिर हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हाँ भाई ये एजुकेशन है। पहले होता था मेरे वक्त में हम लोग कहते थे कि मास्टर्स रिक्वायर्ड है, बैचलर्स रिक्वायर्ड है। अब मैं जाके देखता हूँ तो लिखा होता है बैचलर्स रिक्वायर्ड, आप डाल दें सीवी, कॉल आ जाएगी, सर आपने किस तरह काम किया हुआ, प्लीज आ जाए। तो ये बच्चे मिसगाइड होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इस एरिया में। उनको मुझे लगता है क्योंकि मेरा कोई मैं बताया था मैं बुरा भाई नहीं हूँ और मेरे पास कोई ऐसा नहीं था मेरी फैमिली का जो मुझे इस तरह गाइड करे। तो मेरे टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे और वो लोग थे जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको मैंने रीच किया था। मैंने खुद बैठ के ये नहीं सोचा था कोई आएगा, तो उनको मैंने रीच किया था, मुझे पता चला कि हाँ ये लोग किस तरह काम करते हैं, उनको सीखा। तो ये सारी चीज़ें ना मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको अभी बताया। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें, लिख लें डेली, अपने आप को रिमाइंड करें कि मुझे ये सारे काम करने, डेली रिमाइंड करें काम करने और कोशिश करें कि 1 घंटा 2 घंटा कम से कम इन पॉइंट्स को दें, सोचें और किसी एक चीज़ को स्टार्ट करें। तो आप जो है ना फिर अपनी पोर्टफोलियो इम्प्रूव कर चुके होंगे। कोई टेस्ट प्रोजेक्ट बनाएं। अच्छा इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ मैं थोड़ी सी कि मैं खुद जो है ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। सबसे पहले तो मैं जॉब शेयर कर रहा होता हूँ जितनी भी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एचआर वगैरह के साथ मेरे चैनल लिंक्डइन पे ऐड है, तो जितनी भी जॉब होती हैं वो सब पोस्ट कर रहा होता हूँ। गाइड्स होती हैं टेक्नोलॉजी की, जो गाइड्स होती हैं, कुछ मोटिवेशन टॉक्स होती हैं उसमें कुछ तो वो शेयर कर रहा होता हूँ। तो लिंक्डइन पे अगर कोई मुझे फॉलो करेगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर कोई मुझे ट्विटर पे फॉलो करेगा वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा होता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्टेड हूँ। तो वो आप मेरे जो कनेक्शन हैं उनमें जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे ऐड कर लें। तो जो मेरा ब्लॉग है ibrahimoli.com, अब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ सारे लिंक्स मैंने टॉप पे रखे हुए हैं, तो उसको कोई भी लिंक्स आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे और जाके वहाँ पे जस्ट आपको फॉलो करना है और जाके जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो जाके ज़रूर ओपन करना है। तो आप इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करते रहेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त मैसेज और आई थिंक के सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो वो करना चाहते तो काफ़ी डिटेल में जो है वो मोहम्मद इब्राहिम सर ने ये बताया कि किस तरह से जो है वो अपने आप को पॉलिश करना है, बूस्ट करना है आईटी सेक्टर के अंदर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए हैशटैग के प्रोग्राम के लिए। व्यूअर्स नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं जो कि होगा हमारा एपिसोड 1। अल्लाह हाफ़िज़।